हाँ भाई, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि कहा था कि आज रात लाइव रहूँगा अनुपम त्रिपाठी भाई के साथ आप सबसे वार्ता करने के लिए, तो हाजिर हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही उम्मीद हम भी करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप सब ठीक नहीं होंगे, ये सच है। सबसे पहले तो मैं आप सब भारतवासियों से मुखातिब हो जाऊं और कुछ अपनी बात कह लूं, उसके बाद अनुपम भाई को जोड़ूंगा और उसके बाद बात करूंगा दिल्ली दंगे पर और संजीव भट्ट को लेकर के मैं उनसे वार्ता करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूं, आप सबके ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है और क्यों है ये? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो कि आज था, आज के दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। मैं ठीक हूं अहमद भाई, मैं ठीक हूं। लेकिन सरकार ये चाहती है कि बेरोजगार दिवस ना मनाया जाए। आप बेरोजगार रहें, मगर कहें ना कि हम बेरोजगार हैं। आप ये ना कहें कि हम बेरोजगार हैं। अगर आपने कहा तो आप गुनहगार होंगे। बहुत जगह नौजवानों ने लाठियां खाई हैं, और सबसे बड़ी और घिनौनी बात जो हमारे देश के ऊपर कलंक लगने वाली है वो ये है कि महिलाओं पर, बेटियों पर टूट पड़े हैं पुरुष पुलिस वाले। वाह, ये हमारे भारत का कानून और संविधान फॉलो किया जा रहा है। आज के दिन या हर दिन किसी भी महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस जरूरी है। किसी भी महिला पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने के लिए महिला पुलिस की आवश्यकता पड़ती है। ये भारत के कानून में है, लेकिन भारत की सरकारें इसको फॉलो नहीं करती हैं। वालेकुम सलाम हैदर भाई, नहीं फॉलो करती हैं। सिर्फ फॉलो करने की बात अलग है। चलिए मान लिया कि कार्रवाई करने के लिए कोई पुलिस वाला, पुरुष पुलिस वाला आ जाए, किसी महिला को अरेस्ट करने आ जाए, गिरफ्तारी करने आ जाए, लेकिन यहीं तक बात नहीं रुकती है। बात और आगे जाती है। बात वहां तक आगे जाती है जहां तक आपको देखकर शर्म आनी चाहिए। बात वहां तक जाती है जहां तक आपको देख करके शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खामोशी इस देश को खा चुकी है, खत्म कर चुकी है। लेकिन आज भी आपके लब खामोश हैं। क्यों? बेरोजगारी दिवस हो या ना हो, यह एक अलग मसला है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आखिर कोई पुरुष पुलिस वाला इस तरीके की निहायत ही घटिया हरकत कैसे कर सकता है किसी महिला के साथ। और इसके बाद भी मैं तो कहता हूं, इतने के लिए थाने का घेराव होना चाहिए था, पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए था फौरन। लेकिन चूंकि यह हमारा भारत है और यहां सबको आजादी इतनी है कि आप अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। मैं अगर कानून और संविधान की बात करूं तो आज कानून और संविधान से देश नहीं चल रहा है। देश चल रहा है लाठी तंत्र से, देश चल रहा है रुपया तंत्र से, देश चल रहा है भ्रष्टाचार तंत्र से। देश में आतंक फैला हुआ है, बेरोजगारों को पीटा जा रहा है, उनका लहू सड़कों पर बहाया जा रहा है कोई जो एक जबान उफ कर दे? जो बोलेगा उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या समझते हैं कि आपके ये लाठियां, आपके ये मुकदमे, आपके ये कोर्ट, आपकी ये पुलिस इस आवाज को दबा सकेगी? हो ही नहीं सकता है। सड़कों पर खून बहाना नौजवानों का क्या सरकार का यही कर्तव्य है? नहीं, उनको रोजगार देना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन आज वो सब कुछ भूला जा चुका है। किसी भी प्रदर्शन में अगर कोई एक भी महिला वहां पर है, और ना भी हो तब भी वहां पर महिला पुलिस का होना जरूरी है, कि हो सकता है इस प्रदर्शन में महिलाएं भी हों, और महिलाओं के लिए सिर्फ महिला पुलिस बनाई गई है। करोड़ों रुपए भारत का खर्च हो रहा है भारतीय पुलिस पर। क्यों? क्या इसीलिए क्योंकि महिलाओं से इस तरीके की हरकत की जाए?
शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि हमारे भारत में आज ये हाल हो गया है। और मैं उन भक्तों से कहूंगा जो मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर तंज कसते हैं कि वहां की महिलाएं पर्दे में चलती हैं, उनके वो दबाव में रहती हैं, वो परेशान रहती हैं, मैं जानना चाहता हूं तुमसे, जो तुम्हारी कंट्री में हो रहा है क्या ये बेहतर है और क्या महिलाओं के साथ ये होना चाहिए? लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। एक तरफा कार्रवाई करना सरकार की आदत पड़ चुकी है, नाम बदलने का ढोंग करना, इन सब से देश नहीं चलता है। देश चलता है प्रजातंत्र से, देश चलता है लोकतंत्र से, देश चलता है हर एक इंसान को साथ लेकर के, क्योंकि देश बनता है हर एक इंसान को साथ लेकर के। जो बोले ये कह दिया जाए कि साहब ये देशद्रोही है, तो क्या समझते हैं आप देश चला रहे हैं? नहीं, आप तानाशाही कर रहे हैं। नमस्कार अनुपम भाई, अनुपम भाई आ चुके हैं मेरे साथ, ये जुड़ेंगे। आज उन मुद्दों पर बात होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संजीव भट्ट जैसे ईमानदार आईपीएस को जेल में रखा जाना, दिल्ली दंगे में षड्यंत्र रचा जाकर के षड्यंत्र के तहत लोगों को फंसाना, जबकि मेरी वीडियोस अगर देख करके पुलिस कार्रवाई करती, जो मैंने ऑडियो जारी किया, जो मैंने स्क्रीनशॉट जारी किया, जो मैंने बातें जारी की, जो मैंने वीडियो जारी किया, अगर उसके ऊपर कार्रवाई बनती तो असल मुजरिम आज जेल में होते। लेकिन अफसोस आप सब पर भी है। इतने एविडेंस मैंने जुटा रखे थे, इतने एविडेंस मैंने जुटा रखे थे। मेरे YouTube पर जाते सबसे पहले वो एविडेंस वाली वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप सबने उसको जरा से भी गौर नहीं किया और उस पर बात नहीं किया। आपने ये नहीं कहा कि साहब ये चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आपने सवाल नहीं किया, आपने उस वीडियो को समझा ही नहीं, देखा सुना और निकल गए। आपकी गलती है। ऐसे ही नहीं एविडेंस मिल जाते हैं। बहुत मुसीबत से, बहुत कुछ करने के बाद जो एविडेंस मैंने दिल्ली दंगे पर जारी किए हैं, देर नहीं है उस बात की कि उसमें मुझे भी षड्यंत्रकारियों में फंसा दिया जाए। मैं बता देता हूं आज अपनी लाइव पे, देर नहीं उस बात की कि मुझे भी षड्यंत्रकारियों में रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने एविडेंस दिए हैं, मैंने एविडेंस दिए हैं कि कौन है असल मुजरिम। और असल मुजरिम को बचाने के लिए हर उस इंसान को दबाया जाएगा जो सच के साथ खड़ा होगा। चलिए मैं जोड़ता हूं अनुपम भाई को। अनुपम भाई की रिक्वेस्ट आ चुकी है, मैं अप्रूवल देता हूं, अभी जुड़ जाएंगे। किसी भी हाल में बिल्कुल आप सभी को एकजुट हो करके एक जबान से बोलना चाहिए कि संजीव भट्ट जैसे ईमानदार आईपीएस अधिकारी को फौरन रिहा किया जाए, बिना किसी संकोच के। उसके एक एक दिन भारत आप बता रहे हैं। नमस्कार अनुपम भाई, कैसे हैं? नमस्कार सईद अतिशाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत अच्छा हूं, सब कुशल मंगल। भाई आप कैसे हैं? बस सब कुशल मंगल है। और बस मेरा तो कुशल मंगल तभी हो सकता है जब देशवासियों का हो, और हालात तो बहुत बुरे हैं। खैर मैं पहले बता दूं अपने व्यूवर्स को कि अनुपम भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। आप सब जानते हैं इनको। ये एक एनिमल लवर हैं, बेहतरीन एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं, पत्रकार हैं, सब कुछ कहा जा सकता है इनको, क्योंकि हर फील्ड में बेहतरीन और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों में अगर नाम रखा जाए तो इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर आएगा, चाहे वो एनिमल लवर में ही क्यों ना हो। और यहाँ तो बात इंसानियत की पड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है जो जानवरों से इतनी मोहब्बत करता हो वो इंसानों के हक के लिए क्यों ना बोलेगा और उसके दिल में मोहब्बत क्यों ना होगी। तो ये है हमारे अनुपम भाई। अनुपम भाई मैं सबसे पहले जो आपसे बात करना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संजीव भट्ट के ऊपर। संजीव भट्ट को जिस तरीके से जेल में रखा गया या फंसाया गया या उनके घर में तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से उनके घर को खंडहर बना दिया गया, क्या हम भारतवासी उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, या हम किसी दबाव में हैं, या हम करना नहीं चाहते हैं, या हम स्वार्थी हो गए हैं, या अगर संजीव भट्ट हमारे आप जैसे यानी आज के जो देशवासी हैं इनके जैसे हो जाते और सच को उजागर ना करते और बिक गए होते तो क्या वो जेल में होते? इस पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल भाई, बट बिफोर मैं जवाब दूं थोड़ा सा सईद अतिशाम भाई आपका कैमरा आप थोड़ा सा नीचे कर लें, आपका फोरहेड यहाँ से कट रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी जी अच्छा जी अभी ठीक है जी, धन्यवाद भाई, बिल्कुल सही है भाई, अब ठीक है भाई। जी शुक्रिया। भाई देखिए, अच्छा सवाल पूछा आपने। आज का ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है संजीव भट्ट जी को लेकर के। काफी सवाल पूछे, उनको लेकर के आपने, मैं डिवाइड करूंगा सवालों को। पहला मैं जवाब दे दूं कि
ये सच है कि अगर संजीव भट्ट भारत के करीब 90% लोग जनता जैसी होती है, उनकी तरह होते, जी। माने कि हाँ। यार अपने काम से मतलब रखो, ड्यूटी है 9 से 5 करो, ज्यादा हीरो जी। बनने की कोशिश ना करो, चुपचाप ड्यूटी करो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, और जहां नेता लोग जो बोले वो चुपचाप फॉलो करो, जो सीनियर बोले वो फॉलो करो, अपने हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और वो करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे देश चल रहा है। जी। तो हाँ। संजीव भट्ट यकीनन आज जेल में नहीं होते, उनको 2 4 10 मेडल वेडल अब तक मिल चुका होता, मोदी जी की बिल्कुल। चाट रहे होते, भारत सरकार की चाट रहे होते, मोदी जी के बिल्कुल अभी पर्सनल बिल्कुल उनके ऑफिसर होते, सिक्योरिटी ऑफिसर होते, अब तक वो जी। बहुत सीनियर आला अफसर बन चुके होते, डीजी वीजी डीआईजी डीजी बन चुके होते पुलिस में, खूब मेडल्स वेडल्स मिल चुके होते उनको, और सब बढ़िया हाँ। होता। लेकिन यही तो अफसोस है इस देश के बारे में कि देखिए, जो आवाज उठाता है, जो सत्य के रास्ते पे रहता है, कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है, सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है, और इतना गुड्डा रखता है कि चाहे उसका सीनियर हो, चाहे उसका जी। नेता हो, दोनों को कह सके कि सर हाँ। ये सही है, ये गलत है, इस हिसाब से मैं बिल्कुल। चलूंगा, ये जो आप कह रहे हैं गलत है, मैं नहीं करूंगा। हाँ, और जब राइट। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी, अपॉइंटेड कमिटी बैठती है, उससे उसका एफिडेविट मांगती है और सच मांगती है, तो बिना कॉम्प्रोमाइज किए वो सच को लिख के दे देता है। हाँ, ऐसा हाँ। अफसर भारत में रेयर है, जी। क्योंकि कोई नहीं करेगा। मैं कह तो रहा हूँ 90% राइट। बड़े बड़े पुलिस के जो अब अफसर रिटायर भी कर गए होंगे ना, वो सब इस देश में यही है। नेशनल अवार्ड जिन लोगों को मिलते हैं वो नेताओं की चाटते हैं, सरकार की चाटते हैं, तब मिलते हैं। और बहुत लोग बड़े बिल्कुल, जो बड़े सत्ता में सीनियर होता है उसके पिट्ठू बन अफसर जाते हो हैं। गए, हाँ, और रिटायर कर जाते हैं। और जो सच बोलता है और ब्रेव है, और वाकई यार मुझे तो समझ में नहीं आता। सही रहते श्याम भाई, आज देखिए दो भाई जी। बात कर रहे हैं, जरा दिल से बात करूंगा भाई मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हम लोग जब बचपन में छोटे होते थे, आपको याद है, तो जी। याद है आइडियलिस्टिक लेसन सिखाए जाते थे, माता हाँ। पिता बोला करते थे बेटा सच के साथ रहो, है ना। बिल्कुल। जी। जी। रामायण देखी, महाभारत देखी, हर चीज में सत्य का रास्ता देखा, सत्य। है ना, ये बिल्कुल। सब चीजें। और जैसे जी। हम लोग बड़े होते हैं, काम काज ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम, और सिस्टम के अलावा आसपास पड़ोस वाले, परिवार वाले भी रास्ता वो सिखाने लगते हैं धीरे धीरे, कॉम्प्रोमाइज वाला, कि बेटा ज्यादा ज्यादा राइट। ब्रेव ना बनो, जय हिंद भाई। बेटा सही बात। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट हाँ, करना आगे चाहिए। बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, हाँ बेटा आगे बढ़ना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, ज्यादा सत्यवादी ना बनो। जी। सबसे ज्यादा फेमस लाइन तो एक सच है होती ये। है, हीरो ना बनो, जी। हीरो ना बनो। हीरो ना बनो, मतलब क्या बिल्कुल, बिल्कुल। विलन बनने आए बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। हाँ, भाई किसी ने हीरो अगर तो सत्य श्री का साथ राम दिया थे, तो कहेंगे हीरो मत बनो। सही हाँ, बात है। हीरो तो महात्मा गांधी थे, हाँ, हीरो तो जी। अशफाक उल्लाह खान थे, हीरो तो श्री बिल्कुल। राम थे। तो हीरो ना बने, हम हाँ। यहाँ रावण बनने आए हैं। मतलब समझ में नहीं आता मुझे क्या हो गया आजकल के क्या, पिछले 30 साल से देख रहा हूं, जो माएं होती हैं, मदर भी सिखाती है बेटा ज्यादा हीरो नहीं बना करो, जहां कहीं कुछ हो तो बस निकल लिया करो पतली करी। निकल लिया मतलब करो माएं वहां से। हाँ। आजकल अपने बच्चों को सिखाने लगी हैं कि कैसे कायर बनूं, हाँ, कैसे सत्य के रास्ते में ना चलो, माँ ही सिखा रही है। क्यों? क्योंकि माँ नहीं सही बात। चाहती है झूठे केस में बच्चा फंसे, माँ नहीं चाहती। भाई हाँ, झूठे माँ केस देखिए में अपने बिल्कुल, बच्चे से बिल्कुल। प्यार करती है, तो माँ वालेकुम नहीं सलाम। चाहती है कि बच्चे को कल गोली पड़ जाए, बच्चे को कल मार हाँ, खाना बेवजह पड़े, परेशानियां बच्चे को बढ़े। कल जेल जाना पड़े। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। माँ भी वो जो आइडियलिस्टिक लेसन्स है जो बचपन में हम लोगों ने सीखे, लेकिन फिर कहीं कॉन्फ्लिक्ट वो होने सब लगता है जब बच्चा टीनेजर बनता है, तो माँ ये सब चीजें बच्चे के दिमाग में डालने लगती है कि जी। कैसे कायर बनो, कैसे झूठ, बेटा हर हाँ। जगह सच नहीं बोलना चाहिए, हाँ बेटा अपने बॉस के जैसे बोले वो किया करो, ठीक है। और फिर नेताजी यहाँ भारत में ये एक नंबर के चोर चक्के निठल्ले निकम्मे नेता हैं, ठीक है। और जब जब हाँ। मैं नया नया बिल्कुल। समाज सेवा में आया था, बताना चाहूंगा, जब नया नया समाज सेवा में आया था सईद भाई, तो कुछ जी। ऐसे नेता कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, मुझे फोन कर देते थे, हाँ, हाँ। हाँ। और सोचते थे कि ये फोन करके जो है ये बोल देंगे, क्योंकि ये एक आध नेता लोग हैं, मैं बिना नाम लिए कहूंगा, जिनकी आदत है, लेडी हाँ। है, आदत है फोन करती हाँ। हैं,
माँ बहन की गालियां हाँ देती हैं लोगों को फोन करके। हाँ, हाँ, कैबिनेट आप मिनिस्टर थी उन कंटिन्यू दिनों। रहिएगा, बस मैं एक कॉल माँ, उठा लेता हूँ, आप कंटिन्यू रहिएगा, बस मैं एक कॉल ले लेता हूँ हाँ इमरजेंसी। जरूर, हेलो। जरूर। हाँ, हमने कहा तुम वही रूम पे वहीं रुको, हम आते हैं, ठीक है, 10 मिनट आते हैं, 15 मिनट में, 15 मिनट तो में आता हूँ, ठीक है। ओके जी भाई, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो सही रहते श्याम भाई, 2015 की बात बता रहा हूँ आपको। समाज सेवा हाँ स्टार्ट किए मुझे 2-3 साल हुआ था, ज्यादा समय नहीं जी हुआ था। और शुरुआत मेरी, जैसे आपको पता ही है, समाज सेवा में शुरू में एनिमल एक्टिविज्म से शुरुआत हुई थी। हाँ, हालांकि उसके हाँ पहले भी मैंने सीसीटीवी वगैरह लगवाए हैं दिल्ली के पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो मेरी जो जी पीआईएल थी उनको ज्यादा मीडिया लाइमलाइट नहीं मिली, क्योंकि उस समय मैं कोई बड़ा एक्टिविस्ट नहीं था, मेरा नाम नहीं था इतना। तो वो जी भी मैंने जीती है। मैंने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल के ऑर्डर से। आम आदमी अच्छा पार्टी ने नहीं लगवाए, मैंने 2013 में लगवाए, लेकिन पब्लिक को नहीं पता, क्योंकि उन दिनों मीडिया मुझे कवर नहीं करती थी। हाँ 2015 की मैं बात बता रहा हूँ। तो हाँ, इनका फोन आया, ये इन्होंने शुरू कर दिया, ये सबको फोन करके मैं माँ 15 बहन मिनट की में आता गालियां हूँ, देती थी, डरा देती आ थी। रहा हूँ 15 मिनट। तो मैंने जो है, जी और अब इंट्रोडक्शन में यही देती थी, मैं फलाने बोल रही हूँ, और पब्लिक जो है कहे अरे बाप रे, तो कैबिनेट मिनिस्टर है। लोग जो है लिटरली दे टू शिट इन देयर पैंट्स, डर जाते थे। अब गलती से इनको आदत थी भारतीय लोगों को फोन करके ऐसे डांटने की। भारतीय लोग सब कमजोर कमजोर लोग होते हैं, उसके अलावा सब बेईमान होते हैं, तो बेईमान नेता से डर जाते थे। मुझे फोन कर दी गलती से, मेरा जैसे आदमी से कभी सामना उनका हुआ नहीं था, ठीक है। मुझे जी, फोन करी, मुझे भी कोई उसी आदत पड़ी लहजे थी। में टोन में उन्होंने शुरू किया कि ये करिए हाँ वो करिए, और ये क्या पीआईएल डाल दी है, पीआईएल को विड्रॉ करिए, ये क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे कि इनके बाप का पीआईएल, मतलब मैं इनसे परमिशन लूंगा पीआईएल डालने से पहले। जी तो मैं अनुपम त्रिपाठी, तो मैंने अपने हिसाब से अपने स्टाइल में मैडम जी को, जो कैबिनेट जी मिनिस्टर होती थी भारतीय जनता पार्टी की, उनको मैंने कहा कि मैडम, सोच विचार करूंगा, हाँ आप शायद कानून के बारे में थोड़ा जानती कम है। पीआईएल हाँ एक बार सुप्रीम कोर्ट में डल गई, जी तो आप ना मेरे पिताजी ना आपके पिताजी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ सुप्रीम कोर्ट में परमिशन भी ले लो ना विड्रॉ करने की, तो मिलती नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट परमिट ना करते, आप विड्रॉ नहीं कर सकते जी हो। तो मैडम, क्योंकि आपकी जानकारी, आपको जो भी एडवाइस देते हैं उनको कुछ पता नहीं है, तो बता दूं, फिर भी सोच विचार करूंगा। हाँ, उसके बाद मैडम का फोन फान आते रहा, और मैंने जो है अपनी पीआईएल मेंटेन करी, विड्रॉ विड्रॉ कुछ नहीं करी। तब से वो मैडम मेरे से जी गुस्सा खाई हुई है। हाँ, उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ा, आज मैडम जानती है कि किसी के बाप से हम डरते नहीं है। जय मोदी भारत जी से भाई। डेली लोहा लेते हैं, कौन मैडम है ऐसी की तैसी। हाँ, तो जो भी है, तो मैं बस जी यही बताना चाहता जी हूं कि देखिए, भारत की सच्चाई ये है कि जो सत्य के रास्ते में चलता है और ब्रेव है, और जो सही को सही कहता है, झूठ को झूठ बोलता है, और नेता वेता को कहता है सड़क छापो, घर में अपने बैठो। क्यों? क्योंकि देखिए, जी ये फैक्ट है, ये सच है। भाई देखिए, जो नेता ने कभी पैसा, मैं तो सीधी सी बात बोल रहा हूं, जो नेता ने जिंदगी में कभी चोरी का पैसा नहीं कमाया हो, चोरी नहीं की हो, जी झूठ ना बोला हाँ हो, सत्य के रास्ते में हाँ चला हो, उसकी तो मैं बात हाँ, मानूंगा, उसको मैं सैल्यूट करूंगा। लेकिन मुझे ऐसे 4 नेता बता दीजिए जिनकी ऐसी औकात हो। ये सब सड़क नहीं छाप मिलेगी। गुंडे हैं, चाय वाले हैं। हाँ, जिनको अगर मैं इनकी क्वालिफिकेशन देखूं, तो इन सब सालों को, मैं डोंट माइंड दी लैंग्वेज, इनको मैं अपने पीएन की नौकरी ना दूं। और ये प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, कुछ ऐसे भी नेता हैं, ठीक है। हाँ तो ये हाँ, सच्चाई है इस देश की। ठीक है, 15 मिनट में आ रहे हैं, संजीव ठीक है, भट्ट जी 15 मिनट ने, में। जी मेरे सभी भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं, संजीव भट्ट ने इसी सिस्टम, इसी करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, राइट और राइट इस करप्ट सिस्टम में कहा कि 2002 में जो दंगे हुए थे, उसमें जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, जो बैठे हुए थे गद्दी पे, हाँ, उन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें मैं भी था शामिल, यानी संजीव भट्ट। जी एफिडेविट है संजीव भट्ट का। और हाँ उस है मीटिंग में उस समय के मौजूदा चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आप लोग हिंदुओं के जो गुस्सा है, जो उनका, आप समझ रहे, रिएक्शन है, उस पे दूसरी कम्युनिटी नहीं आई है। ये जी संजीव भट्ट ने अपने हाँ, ऐसा एफिडेविट में एफिडेविट है, दिया। राइट। अप्रैल जी 2011 की बात है। और उसके बाद जी गुजरात राज्य सरकार ने उन पे षड्यंत्र पे षड्यंत्र लगाया, चलाया, और झूठे मुकदमे, झूठे केसेस में उनको फंसा
ही नहीं, जिस केस में कन्विक्ट हो गए हैं उस केस में मर्डर के लिए आप कन्विक्ट ही नहीं हो सकते हो। पूरा जो कानून है इंडियन पीनल कोड है ना, उसकी जी धज्जियां उड़ा के इनकी कन्विक्शन हुई है। इतनी घटिया कन्विक्शन है कि एक लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का भी होगा ना, वो भी कहेगा इस केस में कन्विक्शन हो ही नहीं सकती है। एब्सोल्यूट इसमें बायस कन्विक्शन हुई है, गलत कन्विक्शन हुई है, जिसमें जब अपील फाइल हो, अपील सही तरीके से सुनी जाए और जब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में ढंग जी से अपील सुनी जाएगी तो बाय गॉड मैं बता रहा हूं, मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर ये आदमी अपील में जीत ना जाए और रिहा ना हो जाए। वकालत छोड़ दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा वकालत से अगर संजीव भट्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट से रिहा ना हो जाए, क्योंकि जो कन्विक्शन इनकी हुई है वो एब्सोल्युटली इलीगल है। मर्डर 302 में कन्विक्शन हुई है, जिसमें 304 लगता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगता है। 1 ईयर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी आपको बता देगा लॉ का, और ये आदमी कन्विक्ट हो गया है मर्डर के लिए, केस ही नहीं बन सकता, पूरे इंडियन पीनल कोड को उठा के बाहर फेंक दिया गया केस है। नहीं बन सकता जी। ऐसी कन्विक्शन हुई है, इट्स एन एब्सोल्यूट हाँ, कुल रॉन्गफुल मिला करके कन्विक्शन। उनको जो अ है फर्स्ट फंसाने ईयर का, लॉ स्टूडेंट विल टेल यू कुल मिला it's a करके उनको joke. फंसाना था बस। The entire, not just the administration, but the entire कानून, not just the legal administration, but the law has जी been taken for a ride in case of संजीव भट्ट। सही है। ये कहना चाहूंगा, बोले संजीव भाई, सही आतिशान भाई। जी, इनको कुल मिला इसी इसी षड्यंत्र के तहत जाके अगर ये जेल में ना होते तो आज देश की जो हालत बन गई है ये ना होती, क्योंकि असल मुजरिम जेल में होते, और जब असल मुजरिम जेल में होते तो आज जो असल मुजरिमों ने देश का हाल बना रखा है ये हाल ना होता। तो इसीलिए जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया, ताकि ये जो प्रूफ है इनके पास, जो इन्होंने इंक्वायरी की, ये सारी कुछ दबा करके और कुछ किसी भी तरीके से इनको दबा दिया जाए, ताकि अच्छा इससे एक फर्क और पड़ेगा, आज के जो नौजवान आईपीएस हैं, जो भी अधिकारी नए हैं, आज के नौजवान जो अधिकारी बन रहे हैं, इनके अंदर जो एक सच का जज्बा लेकर के ये उठे थे कि नहीं साहब हम देश की सेवा करेंगे, अब ये खत्म हो चुकी है और लगातार ये टूटती जा रही है। सब क्यों? कॉम्प्रोमाइज क्योंकि हो सबको पता जाएंगे, चल चुका है कि अगर हम ईमानदारी करेंगे तो हम जेल जाएंगे, हम भ्रष्टाचारी सब हमको बनना है, कॉम्प्रोमाइज हमको हो किसी नेता जाएंगे। का पिट्ठू बनना है। जी, तो करेक्ट ये है। हमारे देश के लिए सईद बहुत बड़ा आतिशान खतरा भाई, है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सईद जी आतिशान भाई, प्लीज। थोड़ा सा लार्जर मैक्रो पर्सपेक्टिव से मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जी देखिए मैं प्लीज। जिस परिवार से आता हूं, मेरी मदर की तरफ पॉलिटिशियंस रहे हैं। नाना जी रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर बिहार रहे, ठीक है। मामा वगैरह भी एमपी एमएलए रहे, नानी भी एमएलए रही, एमपी रही। और फिर फादर की साइड पे मेरे इस तरफ मेरे ग्रैंडफादर जज इलाहाबाद हाईकोर्ट थे, और मेरे फादर, मेरे चाचा ताए सब जो है रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे। तो मैं ब्यूरोक्रेसी जी भी जानता हूँ, ये नेतागिरी पॉलिटिक्स भी जानता हूँ, तो दोनों तरफ का मुझे एडवांटेज है। खुद सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, देखिए दिक्कत क्या है, 3 किस्म के लोग हैं इस देश में, ठीक है, और यही इशू है, यही प्रॉब्लम है। हाँ एक तो हाँ वो जो एब्सोल्यूट करप्ट है, विदाउट अ डाउट, वो चोरी करता है, चोरी बिल्कुल। कराता भी है, एक नंबर का भ्रष्ट इंसान हाँ है, एक तो उस किस्म का है। बिल्कुल। दूसरा हाँ वो है हाँ जो कि भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है। मैं मनमोहन जी सिंह जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, माननीय मनमोहन हाँ सिंह जी की बात, जो भ्रष्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिक्कत हाँ उसके साथ क्या, और ऐसे लोग मतलब मैं क्या बोलूं, मैं ऐसे लोग अपने परिवार में भी जानता हूं लोगों को, जो एब्सोल्यूट जी ऑनेस्ट लोग हैं, एब्सोल्यूट ऑनेस्ट हाँ लोग हैं, लेकिन 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 बिल्कुल मनमोहन सिंह जी की तरह खुद तो ऑनेस्ट हैं, जी। खुद कभी आसपास के। भ्रष्टाचार नहीं किया, हाँ लेकिन बाय गॉड आसपास छोड़िए, नाक के नीचे दिख रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है, जी। लेकिन ना किसी की गर्दन पकड़ेंगे, ना किसी का कान पकड़ेंगे और ऐठेंगे और कहेंगे अबे कर क्या रहा है, संविधान के हिसाब वही से प्रॉब्लम चल, शुरू हो जाती है। वरना जेल में डालूंगा तुझे, मैं खुद डालूंगा, कोई और पकड़े जी नहीं, मैं खुद डालूंगा, मेरे परिवार हाँ का आदमी होगा मैं खुद डालूंगा, नहीं करेंगे। ये दूसरे किस्म के हैं। हाँ हाँ, ये दिक्कत है। और तीसरे ऑफ कोर्स कुछ 1% 2% लोग हैं जो हमारी तरफ थोड़े सटके होते हैं, आपकी तरह थोड़े सटके होते हैं, संजीव भट्ट की तरह थोड़े जी सटके होते हैं, जो कहते हैं अबे तू हाँ कोई हो, तू कोई हो, हाँ हम सही को सही कोई भी हो। करेंगे, गलत को गलत करेंगे, बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे, जो करना है कर ले, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि बिल्कुल, जो हम करना है कर लो, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। भगत सिंह हमारे आइडल हैं, गांधी जी हमारे बिल्कुल आइडल बिल्कुल हैं, राइट। भगत सिंह हमारे आइडल हैं, बिल्कुल। हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं भाई, जो करना है तू कर ले, हम नहीं डरते हाँ, तेरे जो से। करना है कर लो, वो बिल्कुल। होते हैं वैसे बेशक। जी, वैसे बिल्कुल। 1% पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया। अब संजीव भट्ट उनमें से हैं, ठीक है, तो अब देखिए जेल सही बैठे बात। हैं, आप देख लीजिए। डॉक्टर कफील खान है, हाँ 8 महीने जेल होके आया, उससे पहले 2 महीने फिर हाँ रहा, उससे पहले 9 महीने फिर रहा, 2 साल आदमी जेल में तो हट चुका है। क्यों?
और क्योंकि फिर भी सत्य के साथ रहता है, डरता किसी के हाँ, बाप से नहीं है। 2 साल हो गए बिल्कुल जेल बिल्कुल। उसको, देख लीजिएगा। अगर वो तो ये गोरखपुर सच्चाई वाले है। मामले में जिसमें जी। बच्चों की मौतें हुई थी, अगर उसमें दलाली खा लिए हाँ होते और आकर के फ्रंट पे ये हाँ। न कहे होते कि ये हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से बच्चों की मौत हुई है, तो यार जेल में ना होते। मैं मैं आपको सईद एहतेशाम भाई बताता हूँ, समाज सेवा में और वकालत में दोनों जगह मैं बता दूं आपको। अब ये जी जैसे डॉक्टर कफील खान, सोचिए मैं होता करप्ट वाला आदमी, मैं भी चोर आदमी होता, हाँ। सोचिए मैं डॉक्टर कफील खान की जगह होता, मैं एक चोर डॉक्टर होता। जी काम में भले ही जी अच्छा होता, बच्चों को बचाता वगैरह, लेकिन मेरा ईमान बिका जी। होता। मैं भी वैसा ही होता हाँ कि मेरी मम्मी समझाती कि बेटा ज्यादा नेता लोगों से लड़ना नहीं, बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो वगैरह, तो मैं भी उसी तरीके का कायर बेटा बनता। हाँ, और जी कायर जी। बेटा मतलब भ्रष्ट बेटा बनेगा ही आगे जाके। ड्रफ्ट। अब सुनिए आप, बिल्कुल। तो मैं क्या करता सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं वहां हम्म। बच्चों को तो बचाता, ठीक है, वो तो जी। मैं अपना काम करता भाई, ठीक है। हाँ। फाइनली आपको भी पता है उस कांड में क्या हुआ। ऑक्सीजन जी सिलेंडर ने सप्लाई करना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि 78 लाख का बिल पेंडिंग था, छोटा सा राइट। 78 लाख का बिल पेंडिंग था। बिल की पेमेंट करनी थी यूपी की हेल्थ मिनिस्ट्री को, उन्होंने पे नहीं करी। हाँ, जिस कारण से उसने सप्लाई बंद कर दिया, बच्चे मर गए। इसी के लिए आवाज उठाई डॉक्टर कफील खान ने। हाँ। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि चलो भाई, कमिटियों ने मेरे को छोड़ दिया, बोल दिया कि आप हीरो थे, आपने नहीं मारा, आपने तो बच्चों को बचाया, लेकिन फिर मारा किसने? और उन्होंने आवाज सही। उठाई कि भैया सिलेंडर क्यों सप्लाई रुक गया, क्यों यूपी की हेल्थ मिनिस्टर ने पैसा नहीं दिया? 78 लाख के चक्कर में 3.5 78 बच्चे मर गए, लिटरली मर गए। बच्चों की जो डेथ हुई डायरेक्टली इसी कारण से हुई। उन्होंने आवाज उठाई। अब सोचिए, जब वो आवाज उठा रहे थे और वो उस माँ के बच्चे होते और जो गलत सीख भी लेते, वो वाली बात कि बेटा जी ज्यादा आवाज ना उठाओ, ज्यादा हीरो ना बनो, बेटा जी। कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो जब उनको फोन आता ना, देखिए जब आप ऐसे आवाज उठाते हैं तो सईद अहतेशाम भाई, आपको पता होगा, समाज सेवा में भी आपको आइडिया होगा, हमको वकालत समाज सेवा दोनों जगह आइडिया है। फोन आ जी। जाता है, जब आप ज्यादा हल्ला करिए फोन आ जाता है किसी आला बड़े आदमी से, आ हाँ जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल। फोन में यही जी। कहा जाता है कि हाँ। बेटा देख लो वगैरह वगैरह, जिसमें एक तरफ कहीं पे आपको ये मौका मिलता है करने का, और दूसरी हाँ तरफ वो बिल्कुल डंडा बिल्कुल। रखते हैं कि या तो गोली मार देंगे या केस में फंसा देंगे, या अभी थोड़ा हाँ पैसा ऐसा ले लो, चुप हो जाओ, यही होता है। हाँ। खामोश हो जाओ। हाँ, अब अगर डॉक्टर कफील खान कायर आदमी होते, और कायर का मतलब भी ये भी होता है कि भ्रष्ट, मैं फिर बता दूं, जो कायर बन जाता है वही हाँ, भ्रष्ट भी कायर बनेगा बनता तो है। भ्रष्ट हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, जो कायर बनता है वही भ्रष्ट भी बनता है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो जी। डॉक्टर कफील खान कुछ नहीं करते, वहां से 5 10 20 लाख रुपया आ जाता, चुपचाप ले आ लेते, जाता। हाँ जी। चुपचाप बैठ जाते, ना उनको जेल होती, ना कुछ होता, आराम से। और सुनिए, जॉब भी वापस आ जी। जाती, सस्पेंशन भी रिवोक हो जाती, प्रमोशन भी हाँ, हो हो जाता। जाता अगले दिन, हो जाता। प्रमोशन हो भी हो जाता, जाता। बिल्कुल। इस देश में जी, हो यही है, जाता। 100% प्रमोशन हो जाता। हाँ, और अभी आराम से रहते, और उनकी मम्मी भी कहती, वाह मेरा बच्चा, प्रमोशन हो गया, बेटा कितना अच्छा कर रहा है। अब बेटा अंदर से एक नंबर का कायर और भ्रष्ट बेटा। लेकिन भ्रष्ट बेटा। आजकल की माएं भी यही चाहती है कि बच्चे कायर और भ्रष्ट हो। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। कोई माँ नहीं चाहती आजकल उसका बच्चा हालात जेल इतना जाए। ज्यादा खराब कर दिए गए हैं, इतना ज्यादा हालात खराब हाँ कर दिए गए हैं कि ईमानदारी का मतलब ये हो गया गाली। अगर कोई ईमानदार बनना हाँ, चाहता है तो लगता है कि उसको फौरन बस बहुत बड़ी गाली है, ये तो बहुत छुआछूत वाली बीमारी बिल्कुल है, इससे दूर से बिल्कुल निकलो, अगर बिल्कुल। इसके टच में रहोगे तो फंस जाओगे, इसके हाँ टच में हाँ नहीं रहना है। ये हाल हो गया, ये हाँ एकदम बीमारी बना दी गई हाँ छुआछूत हाँ वाली। हाँ तो इस वजह से हाँ, हर माँ ये खुद डर बिल्कुल जाती है कि हमारा बच्चा जेल को चला जाए या मार दिया जाए या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, बिल्कुल आप एक यूपी में महोबा के एसपी साहब हैं, जो 5 लाख रुपए हाँ महीना ले रहे थे एक हाँ व्यापारी से, एक बिजनेसमैन से हाँ 5 लाख रुपए महीना रिश्वत ले रहे थे। लॉकडाउन में रिश्वत हाँ ना देने की वजह से उन्होंने उससे कहा कि भाई अगर रिश्वत पहुंचा रहे हो तो ठीक है, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। उसने हाँ लाइव वीडियो करके बताया कि मुझे गोली मारी जा सकती है और मुझे गोली एसपी साहब मरवाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि या तो पैसा पहुंचा दो टाइम पे, हाँ नहीं तो गोली मार दी जाएगी। हाँ हाँ, उसके बाद 2 दिन के बाद उस बंदे को गोली मार दी गई, उसकी डेथ हो गई। बाहर भी थे। जब हाँ डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी किया तो पता ये चला कि ये बाकायदा गैंग चला करके डकैती डलवाते हैं, लूट मचवाते हैं और ये हाँ फिरौती लेते हैं। हाँ हाँ, सईद एहतेशाम भाई, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं जो जी कहती हैं कि भारत की 90% ये जो पुलिस है, हाँ, जी। और मार्कंडे काटजू साहब भी अक्सर कहते रहते हैं कि 90% भारत की पुलिस ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम चलाती है, रैकेट चलाती है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज, जी। जैसे दाऊद का अच्छा, गैंग तो है, फिर दाऊद ये अब्राहिम है, का, उस इस प्रकार बात का को अगर इनका मान लें, ऑर्गेनाइज क्राइम चलता है। ये जी, अगर सच्चाई ये है। बात को मान लिया जाए तो फिर एक प्रॉब्लम और खड़ी होती है। इसी कारण तो एक मैं सवाल कहता जो है, हूं, सही रतेश्याम भाई, जी, एक सेकंड, इसी कारण तो मैं जी, कहता हूं कि पता नहीं क्यों ये भारत की जनता, क्योंकि इनकी माओ ने सिखा दिया है कि कायर बनो, भ्रष्ट बनो, ये लोग, ये जो सड़क पे डंडा हाँ, खाते रहते हैं पुलिस वालों का, पता नहीं किस पिक्चर में इन बेवकूफों ने देख लिया है कि खाकी में अगर पुलिस है, डंडा मारे तो डंडा खाओ, थप्पड़ मारे तो थप्पड़ खाओ। हम तो कहते हैं किसी कानून की किताब में नहीं है, कोई भारत की कानून में, फिर बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं, भारत के पूरे जी, कानून में एक एक किताब, अनुपम त्रिपाठी से ज्यादा बड़े कम लोग होंगे जिन्होंने पढ़ी होगी, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि कानून पढ़ा भी हुआ हूं, कानून की प्रैक्टिस भी करता हूं, कानून पढ़ाता भी हूं, ठीक है, विशेषज्ञ हूं, बहुत सही, माने एक्सपर्ट हूं। बताना चाहता हूं, भारत का कोई कानून ही नहीं है, कोई कानून की किताब नहीं है जिसमें लिखा हो कि पुलिस वाले आपको मार सकते हैं, लिखा ही नहीं है किसी कानून की किताब में। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता, भारतीय लोग ये एक नंबर के बेईमान, भ्रष्ट, गुंडे, क्रिमिनल पुलिस वालों से डंडे भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, घूसे भी खाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, और ये बनते बड़े मर्द ये हैं अपना हक कि समझ लिया कोई है। लड़ाई हो, गरीब ने, झगड़ा हो तो कहेंगे हम मजलूम पीटेंगे, हम ने, मारेंगे, और पुलिस वालों से डेली मार खाते गरीब हैं, ने क्यों? ये अपना और हक फिर समझ लिया है। हिंदी पिक्चर का कोई डायलॉग सुनाते हैं कि वो उसने खाकी पहनी, खाकी पे हाथ नहीं उठा सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ठीक है, जी, खाकी जिसने भी पहनी हो उसको हक नहीं है आप पे हाथ उठाने का, अगर उसने आप पे हाथ उठा दिया, आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में उसको मार मार के बटेर बनाने का आपको हक है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं एक्सरसाइज करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, मार खा के आ जाते हो। उसी माँ जिसने 4 साल की उम्र में बताया था कि बेटा मार खा के नहीं आना, वापस पीट के आना, वो पुलिस वालों पे भी अप्लाई करता है। वाई डू यू गेट बीटन अप? आई डोंट मैं कुछ अंडरस्टैंड। दिखा देता हूँ आपको। भारत के लोगों की मैं कुछ जान दिखा देता चली हूँ, ये जाती है। है पुलिस वालों से मार खा के, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, ये देखिए ना, मार खा रहे हैं, एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, गधे कहीं के मार खा रहे हैं, एसपी के कार्यकर्ता है, सपा मार के, खा रहे हैं। जी, समझ में नहीं देखिए आता मतलब मुझे, किस डंडे कदर क्या खा रहे हो, वापस जानवरों की मारो तरह पुलिस घेर वालों को, करके पीटा जा रहा है। नंगा करके डंडे से मारो घेर इनको, करके। वापस बटेर बना दो, मार मार के इनको, बस जान ना लेना इनकी, उतना उतने पे रुक जाना बस, बाकी इनको इस खूब मारो, ये एक इस डंडा बात पे मारे एक इनको, 20 सवाल याद आ डंडे गया, वापस मारो। मुझे अचानक तो से समझ में नहीं इस आता बात है। पे एक सवाल याद आ गया कि अभी जो यूपी में एसएसएफ बन रही है, जब हमारे देश की पुलिस इतनी भ्रष्ट है, एसएसबी गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो फिर ये ये जो आखिर योगी कैसे सरकार लिया चलेगी? है ना, ये एसएसबी गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। योगी देखिए अनपढ़ गंवार आदमी है, ठीक है, जी, योगी जो है जी, अनपढ़ और गंवार आदमी है, हाँ, वो कानून तो और संविधान का उसको कोई मतलब नहीं है, जी, जंगल राज चला रहा है, ठीक है। ये वही आदमी है जो 2007 में ऐसे ऐसे करके भीख मांग रहा था स्पीकर साहब के सामने कि जी, एसपी की सरकार उसका एनकाउंटर करा देगी, बचा वही, लो, रो रहा था, ऐसे से वही, आंसू निकल रहे थे, हाँ, ठीक है। हाँ, आज खुद हाँ, एनकाउंटर राज चला रहा है यूपी में। हाँ, बिल्कुल, बेशरम आदमी, आप ही बताइए। अब ये कानून जो ला रहा है, कानून का मतलब ही यही है कि यूपी में किसी को भी उठा लो, वारंट नहीं चाहिए। कभी इनके भी किसी पिताजी को का भी उठा भैया लो, राज हो गया, क्यों? हाँ, क्योंकि सरकार इनकी बना दी। अरे बिल्कुल, इनसे पहले भी लोग थे, इनके बाद भी लोग आएंगे। और ये क्या। देश के बाप बन के बैठ गए हैं। ये होते कौन है ये लोग? 2 रुपए की औकात नहीं है इनकी, मैं इन सब बाप बन चीजों के की बैठे वजह हैं एक इस बात देश के। समझता हूँ अनुपम भाई। मैं इन सभी की एक वजह समझता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ सहन करने वाले लोगों में से बन गए हैं, कि हम सब कुछ सहन कर लेंगे और चुप हो जाएंगे, आप सहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कायर हो गए हैं, मैं यही बात बोलना कायर हो चाहता गए। हूं। भारतीय माओ और ने, दूसरा ये एक है बात कि पुरानी हमको कहावत नॉलेज होती नहीं। थी, माँ का दूध नहीं पिया। आज तो मैं कह और रहा हूं, माँ का दूध जो जी, बच्चा पीता है, उसकी माँ अगर उसको कायरता के लेसन दे रही है कि बेटा जहां भीड़ भड़के हट जाओ, बेटा गलत हो रहा हो ज्यादा आवाज ना उठाना, मैं ज्यादा अपने हीरो नहीं बनो, आजकल की माएँ बोलती हैं। मैं अपने अरे दोस्तों में हक है बैठता हूँ, यार। मेरे दोस्त कुछ यहाँ पर देख रहे हैं, भगत वो जानते सिंह हैं। 21 मैं साल की बैठता हूँ उम्र तो में उनसे देश कहता के हूँ, लिए सूली पे चढ़ गए। उनकी माँ ने क्या सिखाया था? बिल्कुल, आती लोगों को, जेल से डरते हो गए। हाँ, अगर नेहरू वो जी भी यही सिखाई हो, ऑक्सफोर्ड पढ़ के चुप आए, रहना है, 9 खामोश साल रहना जेल है। गए, 9 साल वो भी अंग्रेजों की जेल में गए। नेहरू जी जेल से डरते जी, हैं,
खाकी पुलिस सबसे वालों से बड़ी डरते हो, आज के दौर भ्रष्ट में पुलिस नॉलेज भी वाले, नहीं है किसी के पास। गुंडे। सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज भी नहीं इनको है। डंडे वो खाने से फिल्में पहले देख करके डूब टाइम मरो वेस्ट तुम कर लोग, लेंगे, बेशरम कहीं वीडियो के। देख करके टाइम वेस्ट कर लेंगे, लेकिन नॉलेज के लिए मैं अपने दोस्तों में बैठता हूं तो कहता हूं कि संविधान हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है आज की उसकी जानकारी लेना। आज एक ऐसी दुनिया बन चुकी है कि बहुत इजी हो गया है, आप सब कुछ देख सकते हैं, गूगल पे जाकर के सब कुछ निकाल सकते हैं। उसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के युवाओं में सबसे ज्यादा अगर कमी है तो वो है कि नॉलेज की। उनको पता ही नहीं है कि हम जब बाइक से जा रहे होंगे तो हमारी चाबी अगर पुलिस वाला निकाल लेता है तो ये उसको राइट है या नहीं है। नहीं निकाल सकता, नहीं है राइट। नहीं निकाल सब सकता, इलीगल करते हैं, आप लोग पता नहीं कुछ बिल्कुल। भी होने देते हैं, हाँ, कुछ भी कुछ भी होने होने देते देते हैं। हैं। अच्छा, सबसे बड़ी आज बाइक के कोई भी सिपाही खड़ा हो जाता है रास्ते पे और आप बाइक से जा रहे हैं और वो निकाल के डंडा फेंक के मार देता है। देखिए, सबको पता होना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और गुंडई है ये। सिर्फ गैर कानूनी बल्कि वापस गुंडई है बाइक ये। रोकिए, वापस बाइक रोकिए और उसको मार मार के उसकी बटेर बना दीजिए। आई एम टेलिंग यू, और कोई रास्ता नहीं है। यू मस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, हाँ, यू मस्ट लेकिन स्टार्ट आज के दौर डूइंग में दिस। अजीब अजीब सिस्टम चल गया है। सब कुछ जो कुछ हो रहा है बस सहन करना है हमें। जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, बस ठीक है, चलने मर दो, बस ऐसे जाते ही हैं, जीना है अरे बस। ये लड़के सहन करके मर जाते हैं, पुलिस वाले डंडे मार के इनकी जान ले लेते हैं। ये मरने के लिए बिल्कुल तैयार बिल्कुल है, लेकिन मारने बिल्कुल। की इनकी चूड़ी पहनी हुई है। हाँ, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है, यही मुसलमान वजह को से आज इनकी गुंडाई बढ़ती जा रही गौ है। हत्या के नाम पे ये जय श्री राम बोल के मारेंगे, और साले पुलिस वालों से डंडा खा के जो है जान दे डंडा के खा आ लेंगे, जाएंगे। डंडा खा लेंगे। आदत पड़ गई है, कायर कहीं आदत पड़ के, गई अपने से कमजोर को परेशान करना, बेशरम अपने से कायर कहीं कमजोर को के। मारना, आदत पड़ गई है। और उसके बाद खुद जाकर के मैं लाठियां खा के चले आएंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। मैं भारत के सभी 137 करोड़ जनता को बताना चाहता हूं कि अपने पिताजी, अपने माताजी के अलावा याद रखना, किसी से एक थप्पड़ भी नहीं खाना। एक थप्पड़ अगर देश का प्रधानमंत्री भी दे तो उसको घुमा के उल्टा मारना। मजाक नहीं कर रहा हूं, वरना तुम लोग कायर हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। कारण ये है कि दूसरी तरफ तुम्हें मारने वाला भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, मर्द का बच्चा होना चाहिए। अब मुझे गिना दो कौन है, कौन है ये भ्रष्ट पुलिस वाला? मर्द का बच्चा है, देशभक्त है? हाँ, ना ना, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, 1% भी नहीं है। देशभक्त आज देश है क्या? देश बनता किससे है? लोगों का कहना है तो भाई क्या है देश और किससे बनता है बनाया है देश? ये देश, किसी जंगल को आप देश नहीं और कहेंगे इस ना, देश की पॉपुलेशन जहां इतनी इंसान न कायर हो रहे। गई है, मुझे तो थू है इन लोगों पे। भाई देश किसको कहते हैं? देश कहते हैं सबको, इंसानों से बनता है देश ना। जब इंसान ही नहीं रहेंगे, एक दूसरे को मारने पे तुले हैं, एक दूसरे को काटने पे तुले हैं, खत्म करने पे तुले हैं, तो फिर देश कैसा? सीधा सीधा है कि जंगल राज है, जंगल है, जो जिसको पावे नोच ले। यहाँ पर जो ताकतवर है वो कमजोर को नोच डालेगा, बस यही बचा है। ये जंगल है, कोई देश नहीं। देश चलता है करेक्ट संविधान बात है। से, कानून से। उसके अपने कानून होते हैं जिससे वो चलता है। हमारे यहाँ तो कोई कानूनात है ही नहीं है। सब कुछ जो चाहे, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, ले गया। यही चल रहा है, अच्छा बोला, जिसकी लाठी उसका भैंस, बस यही चल रहा है इस देश में। हाँ हाँ हाँ, शाहरुख, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ, ठीक है? अभी पहुंचता हूँ, ठीक है जी। अनुपम भाई, मैं आज 2 मुद्दे रखा था, एक तो दिल्ली दंगे का मुद्दा भी रखा था और दूसरा रखा था संजीव भाई वाला, संजीव भट्ट वाला। जी तो ये संजीव भट्ट पे तो जी डिस्कस हो गई है, लेकिन मैं दिल्ली दंगे जी पर मैं आपसे और किसी दिन वार्ता करूंगा, क्योंकि इस पे भी एक गहन विचार और गहन वार्ता की जरूरत है। जी क्योंकि जिस तरीके से जी एविडेंस मौजूद हैं और जिस तरीके से जी। कार्रवाई हो रही है, 2 चीजें अलग हो गई हैं। वो एविडेंस कुछ और है और कार्रवाई कुछ और है। आपने पूरे लाइव का पूरा, किए हैं, मुझे याद है, आप वीडियोस में लाइव एविडेंस, क्योंकि आप समाज सेवक आदमी हैं, आप पे जी कन्फेशंस आए हैं, आपके पास कन्फेशंस लोगों ने भेजे हैं, मुझे जी याद है वो वाला लाइव। और ये दिल्ली पुलिस प्रोसिक्यूट किसको कर रही है आपको भी पता है। इस साले भ्रष्ट लोग हैं भाई, बिल्कुल इनको बिल्कुल दौड़ा जी। दौड़ा के डंडे से मारना चाहिए। मजाक बना दिया हाँ, इस तो मैं देश को। इसीलिए चाहूंगा दे कि हैव ये कन्वर्टेड दिस वीडियो जो है, कंट्री टू अ बनाना रिपब्लिक। जी, तो चाय मैं वाला चाहूंगा कि देश ये चला वीडियो रहा सिर्फ है और सिर्फ और संजीव ये भट्ट के भ्रष्ट लिए रहे। अफसर जो है बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हट हट थू। जी, मैं चाहूंगा कि करेंगे ये इस वीडियो पे, सिर्फ संजीव भाई भट्ट के लिए लाइव रहे। करते हैं किसी और समय, आप जब जी बोले। हाँ हाँ, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे एक जगह, एक हॉस्पिटल में एक लोगों को छोड़ के आया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उनको चेकअप लिए छोड़ के आया था, तो उनको उठाना भी है, एक जरूर, यहाँ नहीं काम मैं करता समझ रहा हूँ, क्योंकि आपको फोन आ रहा है, इसलिए जरूर आप किसी और दिन रखते हैं। इससे पहले हम लोग अंत करें, बस संजीव भट्ट जी के लिए पूरे भारत को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ प्लीज आप लोग ध्यान जी रखिए।
और संजीव भट्ट जी के सभी चाहने वालों, उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं बस, और वो ये है, मैं आपको आश्वासन देता हूं पूरे भारत को, संजीव भट्ट रिहा होंगे, बाइज्जत बरी होंगे अपील में। माननीय हाईकोर्ट से हो ना हो, सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज्जत बरी जरूर करेगा। वो दिन आएगा और जल्दी आएगा, थोड़ा समय लगेगा जी। क्योंकि कानूनी चीजों में हाँ लगता है, लेकिन वो निकलेंगे, बाइज्जत बरी होंगे, जल्द होंगे। हाँ, क्योंकि सत्यमेव जयते। हाँ, और ये सत्यमेव दिन जयते। आएगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि जो कन्विक्शन उनकी हुई है वो जी एब्सोल्यूट गैर कानूनी है, जो कि फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट भी आपको बता देगा। हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है ऐसे केस में, इस किस्म के चार्ज में उनकी कन्विक्शन जो कि उनके केस में हुई है। और आखिरी में जी ये कहूंगा, अगर जी संजीव भट्ट आने वाले फ्यूचर में नहीं रिहा हुए तो जी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं अनुपम त्रिपाठी संन्यास ले लूंगा, वकालत छोड़ दूंगा, प्रैक्टिस से रिजाइन कर दूंगा अगर वो रिहा नहीं हुए। क्योंकि मैं आश्वासन देता हूं रिहा वो होंगे, और मैं रिहा जी करा के उनको दिखाऊंगा। दम बिल्कुल नहीं बिल्कुल लूंगा जब तक उनको रिहा नहीं कराया। बिल्कुल। गारंटी ले रहा हूं मैं संजीव भट्ट की रिहाई की। सभी मैं सभी भारतवासियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, लगातार मैं कहता रहता हूं, और मुझे लगता है कि 2012 फरवरी से लेकर के मैंने यही काम ही किया है, लगातार कहने का, समझाने का। लेकिन आज फिर कहता हूं कि आप लोग उन लोगों को फॉलो करना ही छोड़ दें जो लोग देश में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। उनकी वीडियो शेयर करना, फैलाना, ये छोड़ करके आज अगर आपको सोशल मीडिया पर कुछ डालना है, कुछ पोस्ट करना है, तो पोस्ट कीजिए संजीव भट्ट के लिए, सपोर्ट में आइए इनके। उससे क्या होगा, जो लोग संजीव भट्ट को छुड़ाने वाले हैं उनके अंदर एक हिम्मत बढ़ती है, जो लोग संजीव भट्ट के साथ में काम करने वाले हैं या उनको बचाने वाले हैं उनके अंदर एक हिम्मत बढ़ती है, उनके परिवार वालों में एक हिम्मत बढ़ती है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब अपने अपने जिस स्तर पर आप हैं, जितने बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने बड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो भी हैं, आप एक फोटो डाल करके अपनी शायरी लिखते हैं, आप लिखिए, संजीव भट्ट के लिए लिखिए, करिए उनके लिए। ये दिखना चाहिए कि एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति, जो सबको पता है कि ये ईमानदार है, वो आज फंसा हुआ है, तो उसके लिए हर एक इंसान चिंतित है, ये पता होना चाहिए सबको। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग मिल करके, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ईमानदार व्यक्ति जो इस टाइम जेल में है और जिसकी वजह से आने वाली पूरी नस्ल जो आईपीएस की, वो सब बर्बाद होने वाली है, इसलिए बचाना ईमानदार और पड़ेगा। निडर, ये दो बहुत डेडली निडर, कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ईमानदार भी है और निडर भी है। ईमानदार और निडर, निडर बिल्कुल। भी है, ब्रेव भी है। और उस इंसान को जेल में रखना मतलब एक जो नस्ल, ये पूरा जो बीच की जनरेशन जो आईपीएस अधिकारी बन रही है, आईपीएस की पढ़ाई कर रही है, वो आप सब वीडियो भ्रष्ट हो बना जाएगी, कर रहे हैं। अगर डर संजीव के भट्ट मारे जेल सब पे भ्रष्ट हो रहता है जाएगी। तो आने वाली नस्ल हिजड़ों की नस्ल होगी। डोंट माइंड दी बिल्कुल लैंग्वेज, बिल्कुल। लेकिन यही सच है। हाँ, कायरों की यही सच नजर है। होगी, और कायरों की, और कायर, मेरा एक मानना है आदमी कायर को, और हिजड़े में कोई फर्क नहीं होता है। बिल्कुल एक आदमी को छुड़ाने से पूरी की पूरी जनरेशन सुधर सकती है, और उसको जेल में रखने से, उसके करेक्ट। लिए आवाज ना उठाने से पूरी की पूरी जनरेशन भ्रष्ट और कायर पैदा होगी, और जिससे पूरा देश तबाही की तरफ जिस तरह बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है, और करेक्ट। बुरी तरीके से करेक्ट। बढ़ेगा, करेक्ट। बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल सही। बिल्कुल तो सही। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया। अब बहुत बहुत नेक्स्ट टाइम, आई थिंक नेक्स्ट टाइम क्या, बल्कि कल ही हम आपसे वार्ता करेंगे, सेम टाइम पे हम कल ही आपसे वार्ता करेंगे दिल्ली दंगे पर, दिल्ली दंगों दिल्ली की की बात। लॉपसाइड इन्वेस्टिगेशन पे बात करेंगे भाई। धन्यवाद जी, भाई। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखिए अपना अपना, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे भ्रष्ट लोगों से दूरी बना लीजिए, ऐसे फेक न्यूज फैलाने वालों से दूरी बना लीजिए, और जरा सा खुद का सेंस लगाइए, खुद का दिमाग लगाइए। आज के दौर में जो हालात हैं, इस हालात को बदलना आपको है। खुद ब्रह्मा उतर के नहीं आएंगे, कोई फरिश्ता नहीं आएगा इस चीज को बदलने। इस चीज को बदलने के लिए आप सब मिल करके आवाज उठाएंगे, तब ये बदला जाएगा। और बहुत बहुत संवेदनाएं व्यक्त करता हूं आप लोगों के लिए, जो आज बेरोजगार दिवस था। सभी बेरोजगारों से मैं कहना चाहता हूं, अपनी अपनी आंखें खोल लो, अब भी समझ जाओ, अपने दिमाग से गोबर निकाल दो और समझ जाओ इस चीज को। आज तुम बेरोजगार हो, कल तुम्हारा पूरा परिवार बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए आवाज उठाओ मिल करके, भारत के लिए, भारतीयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जय हिंद, जय भारत।